तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन रोटर डायनेमिक्स एंड द समिंग इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम है। ठीक है, ये एक मशीन है, जनरेटर है, एक सिंक्रोनस जनरेटर, और एक इनफाइनाइट बस है। इसको हम जनरली इन्फिनिटी से जो है शो करते हैं। The generator is delivering the real power of 0.8 per unit। तो जो जनरेटर है ये 0.8 पर यूनिट का जो है पावर डिलीवर कर रहा है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, तो दिस इज द रियल पावर एंड दिस इज द 0.8 is the power factor lagging. So the power angle of the generator in degrees is, we have to calculate this delta. We know कि हमारे पास जो डेल्टा एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना है, और ये अगर हमारे पास जनरेटर है और ये हमारी जो है एक इनफाइनाइट बस है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कि ये जो रिएक्टेंस हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम जनरली E एंगल ऑफ डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये V होता है इसको हम इसकी कोई वैल्यू दी होती है जिसको कि हम एज अ रेफरेंस भी लेते हैं, जो आपने फेजर डायग्राम्स में भी देखा। ठीक है, तो इसकी जो है इस केस में आपको PE दिया है, आपको cos थीटा दिया है, क्योंकि आपको पावर फैक्टर दिया है दैट इज 0.8 लैगिंग। ठीक है, we'll read this numerical once again. In the single machine infinite bus system shown below, the generator is delivering the real power of 0.8 per unit. That means PE। PE जो है आपका real power, ये जो है हम इसको लिख सकते हैं, जो आपका PE है ये आप लिख सकते हो V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। सो दिस V इंटू आई इंटू कॉस थीटा भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपका एक्टिव पावर या रियल पावर है जो इस इनफाइनाइट बस तक ये सिंगल मशीन जो है, ये जनरेटर जो है डिलीवर कर रहा है, और इस पावर को ही आप PE का नाम देते हो। दिस PE इज 0.8 पर यूनिट एंड द पावर फैक्टर इज 0.8 power factor lagging। ठीक है, so the power angle of the generator in degrees is, so we have to calculate this delta। क्वेश्चन में हमें फिगर भी गिवन दी है, जो ये क्वेश्चन में ये जो फिगर है इसमें हमें कुछ और जो है पैरामीटर्स भी दिए हैं, जिसमें हमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस दी है 0.25 पर यूनिट, इस ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस दी हुई है 0.2 पर यूनिट, इस ट्रांसमिशन लाइन की जो कि सर्किट ब्रेकर्स जिसके बीच में है इसकी हमें दी है XL1 और XL2। ठीक है, और इनफाइनाइट बस की जो यहाँ पे वोल्टेज दी है वो है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। सो ये भी हमारा गिवन डेटा ही है। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को जो है प्रॉपरली अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते, इसकी सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारा PE गिवन है 0.8, कॉस थीटा गिवन है 0.8, तो थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जो आपके पास नेट x है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो x है वो आपको क्या मिलेगा, दिस 0.25 प्लस दिस 0.2 एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 0.4 एंड दिस 0.4। So this will be 0.2, 0.2 and 0.25, that will become the total x of this system will become 0.65। So the total x is done, so that is 0.65 per unit। निकालना हमें पावर एंगल है, पावर एंगल मतलब ये टॉर्क एंगल या पावर एंगल या लोड एंगल भी हम इसे कहते हैं, ये डेल्टा हमें चाहिए। ठीक है, ये डेल्टा हमें चाहिए, हमें ये कंपोनेंट दिया हुआ है, ये x भी हमारे पास गिवन है जो कि हमने ऐड करके जो है फाइनली निकाला नेट x। तो नेट x वी हैव दिस थिंग 1 एंगल ऑफ 0, बट वी नीड टू कैलकुलेट दिस डेल्टा। So we have already done that phasor diagram, जिससे आपने यहाँ सिंपली दिस करंट I, ठीक है, और जो यहाँ पे नेट जो आपका इम्पिडेंस बनेगा वो होगा, लेकिन वो x की टर्म्स में दिया है, तो ये आपको गिवन है। ये आप जो है यहाँ से अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए ये I, और ये भी आपके पास गिवन है, तो आप इस E को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये I आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये I आप कैलकुलेट करोगे बाय द वेरी सिंपल फॉर्मूला व्हिच यू नो, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिव पावर व्हिच इज हियर
this is active power PE is equal to VI cos of theta. ठीक है, so this V, this is one angle of 0 and this I which you will be calculating, you have this PE as 0.8. just note कि आपके जो units है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 per unit आपका active power है, V आपको 1 है यहाँ पे given, one angle of 0, so this is 1 per unit because you have this magnitude here only, ठीक है, यहाँ पे ये magnitude है, तो this is V into I into cos of theta, so this will be 1 into I per unit into this, so you will calculate this और आपको जो magnitude इसका 1 per unit निकलता है। और एंगल हमें पता है क्योंकि V और what is this cos of theta, this is nothing but the angle, this theta is the angle between your V and I, this is theta, so cos theta से आपको क्या theta मिल गया, theta आपको मिल गया, तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस I को लिख सकते हो as 1 and its angle will be whatever जो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकला हुआ है, ठीक है। So once you have calculated this angle that is 36.86 degrees, तो ये minus 36.86 degree आप इसको यहाँ पे ये angle दोगे because this angle is like this. So उसके बाद आपको जो E निकालना था, बेसिकली एंगल निकालना था, डेल्टा आपको निकालना था, तो डेल्टा आपका निकल जाता है डायरेक्टली इस फॉर्मूला से, जो कि सिंपल आपका ये वोल्टेज प्लस दिस, ये वोल्टेज जो है आपका इस बस का प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप एंड देन दिस विल बी योर E. So you will be calculating that, you will be substituting the value of I, the value of this X that is 0.65 and V which is given to you. All these things are given to you except the current I you will calculate from your basic formula and that is done. इसमें आपका जो है E वो फाइनली कैलकुलेट होके आपकी कुछ वैल्यू जो है वो आती है कुछ इस तरह से, तो ये आपको E का वैल्यू आता है 1.484 एंगल ऑफ 20.51. यू रिक्वायर दिस टॉर्क एंगल, दिस एंगल इज आस्क्ड, सो दिस इज डेल्टा इक्वल टू 20.51 डिग्रीज, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन में जो ये कंडीशन, ये आपको इनफाइनाइट बस और सिंगल मशीन सिस्टम दिया होगा, इसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर्स दिए होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एक्टिव पावर है जो डिलीवर करता है एक सिंगल मशीन, एक सिंक्रोनस मशीन टू द इनफाइनाइट बस, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्टिव पावर विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, तो जो कि VI cos of theta ये आपको पता भी होगा। उसके अलावा हम फिर जनरेटर का जो नेट पावर जो वो डिलीवर करता है वो भी, उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला होती है, दैट इज EV साइन ऑफ डेल्टा बाय X, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस, जिस तरह से कि यहाँ पे शो किया हुआ है, ये एक अल्टरनेटर है और ये कनेक्ट किया है एक इनफाइनाइट बस के साथ। As shown in the figure, it delivers 1 per unit of current and 0.8 a power factor lagging. तो 1.0 per unit current है इसकी, यानी कि जो ये I है इस केस में आपको given है, and that is 1 per unit current at 0 point power factor lagging. So you can have the value of I as 1 और इसका एंगल आप cos थीटा से निकाल सकते हो, ठीक है। एट वोल्टेज V इक्वल टू 1 पर यूनिट, यानी कि ये वोल्टेज V जो है ये किसकी है, इस इनफाइनाइट बस की वोल्टेज है। उसके बाद रिएक्टेंस जो है आपको 1.2 पर यूनिट दी है, यहाँ पे इसने XD से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज 1.2 पर यूनिट। डिटरमाइन द एक्टिव पावर आउटपुट एंड द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट, तो आपको मैक्सिमम जो है आपका P max जो है वो आपको निकालना है, दैट इज द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट, और आपको एक्टिव पावर आउटपुट निकालना है जो कि जिस तरह से हमने अभी निकाला। तो वेरी सिंपल, एक्टिव पावर आउटपुट आप V पर यूनिट I पर यूनिट इनटू cos ऑफ थीटा लोगे, तो V आपका जो है V का मैग्नीट्यूड 1 है, I जो है आपका उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और एंगल क्या है आपका cos ऑफ थीटा, जो कि आपका cos थीटा वहीं से गिवन है 0.8, तो आपको डायरेक्टली 0.8 आप लिखोगे, आपको PE निकलेगा एक्टिव पावर की वैल्यू। उसके बाद आपको स्टेडी स्टेट पावर लिमिट निकालना है कि आपका मैक्सिमम पावर लिमिट क्या होता है, P max होता है वो, क्योंकि आपकी जो फॉर्मूला PE होती है दैट PE इज इक्वल टू V E और साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय X होता है नीचे, ठीक है। सो योर PE इज इक्वल टू V E साइन ऑफ डेल्टा अपॉन X। So this is your formula for this power. तो इसमें जब मैक्सिमम कंडीशन होगी डेल्टा 90 डिग्री होगा, ये आपका P max बनता है, ठीक है। तो जो ये P max वैल्यू है आपका जो स्टेडी स्टेट लिमिट है, स्टेडी स्टेट पावर लिमिट, तो दिस इज द मैक्सिमम पावर लिमिट जो है ये P max ही है आपका। जो आपका कर्व अगर आप इस तरह से लेते हो पावर और एंगल का कर्व, आपका मैक्सिमम पावर क्या होगा वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये P max, इसकी वैल्यू आपको EV
बाय एक्स डी है। तो एक्स आपको जैसे यहाँ पे गिवन है, इस केस में हम एक्स डी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक्स डी से रिप्रेजेंट किया। सो दिस एक्स डी इज 1.2 and this E which you have to calculate, and V what is given to you, that is 1 angle of 0, और आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लोगे, यहाँ पे XD की वैल्यू लोगे 1.2, तो E आपको कैलकुलेट करना है। तो E आप कैसे कैलकुलेट करोगे? E आप अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया E वैसे ही फिर से कैलकुलेट करेंगे। सिंस वी नो दिस V, वी नो दिस I and we know this X, so we can calculate this E। सिंपल वोल्टेज रिलेशन से आप जो है इस E को कैलकुलेट करोगे। तो जब हम इस E को कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल वोल्टेज रिलेशंस हमने लिए, तो यहाँ पे आपको ये E का जो है एक्सप्रेशन है, तो फाइनली आपको E का वैल्यू ये आता है 1.9697 एंगल ऑफ 29.1676 डिग्रीज। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इससे P max की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और आपको P max की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट। ठीक है, आप इसको दूसरी मैं वहाँ पर क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं वहाँ पर I आना चाहिए ना, I एट एन एंगल ऑफ -36.86 सेकंड लाइन में। हाँ माइनस ही लिखो, जो भी आपको एंगल है यहाँ पे। कहाँ पे आ गया I? हाँ, ये -36 होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी तो सेम ही वैल्यू था, वहां पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो आपको E की वैल्यू जो है वो वैल्यू आती है कुछ इस तरह से। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है वैल्यूज यही होंगी। तो फाइनली जो आपका P max निकलेगा वो आपका 1.6415 पर यूनिट आ गया वैल्यू। ठीक है, आप इस तरह से भी जो है PE को निकाल सकते हो। अगर आप PE पहले ना निकालो बाय दिस फॉर्मूला, जो आपका ये फॉर्मूला था VI cos ऑफ थीटा, अगर आप इस तरह से भी P को निकालोगे, आप अल्टरनेटिवली इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो P max साइन ऑफ डेल्टा से। P max आप जब ने इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे P max को, साइन ऑफ डेल्टा आपके पास है ही E से, तो आपको PE दोबारा से निकल जाएगा 0.8। ठीक है, तो उसके बाद आपको अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कीपिंग द एक्टिव पावर फिक्स्ड, यू हैव टू कीप द एक्टिव पावर फिक्स्ड। सो व्हाट इज द एक्टिव पावर? एक्टिव पावर इज 0.8 पर यूनिट। यू हैव टू कीप दैट पावर फिक्स्ड इफ द एक्साइटेशन इज रिड्यूस्ड। तो जो आपका ये सिंक्रोनस मशीन है, इसकी एक्साइटेशन आपने जो है कम की है, और एक्टिव पावर आपका फिक्स्ड है, यानी कि जो पावर आपका यहाँ पर चाहिए आपको वो फिक्स है, लेकिन जो आप इसकी एक्साइटेशन, जो आप इसका इनपुट है वो आप कम कर रहे हो। फाइंड द क्रिटिकल एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑपरेशन एट स्टेबिलिटी लिमिट। अब आपको क्या करना है, आपको एक मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि सिस्टम हमारा स्टेबल रहना चाहिए। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, लेकिन आपको जो है जितना रिक्वायर्ड आपको पावर चाहिए आउटपुट में, जनरेटर आपको जितना इस इनफाइनाइट बस पे पावर देना चाहिए वो सेम रह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू कीप दैट पावर फिक्स्ड, वी विल कीप दैट एक्टिव पावर फिक्स्ड, बट वी आर ग्रेजुअली और व्हाटएवर वी आर रिड्यूसिंग दिस एक्साइटेशन टू द जनरेटर। सो व्हाट विल हैपन, इसका जो नेट पावर होगा, जो इसका पीई होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। जो इसका पावर होगा, जो ये मशीन प्रोवाइड करेगी पावर, ये वो कम करेगी क्योंकि इसकी एक्साइटेशन कम हो गई। तो बेसिक में जब आप इसकी एक्साइटेशन कम करोगे तो इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हमें वही वोल्टेज ई निकालनी है, और ये कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑपरेशन एट स्टेबिलिटी लिमिट, लेकिन सिस्टम जो है हमारा स्टेबल रहना चाहिए। और उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी वोल्टेज क्या रहेगी, व्हाट विल बी दैट क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप एक्साइटेशन इतनी कम करोगे, बट एट दैट पॉइंट जो आपका, जिसके बाद सिंक्रोनिज्म लूज हो सकता है, आप उस पॉइंट पे एक्टिव पावर को फिक्स रखोगे, एक्साइटेशन कम करते जाओगे मशीन की, और वो एक पॉइंट जो है, आप उस पॉइंट पे जो है कि वो लिमिट पे आपको ई निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, आपका जो क्वेश्चन है दैट इज एक्टिव पावर इज फिक्स्ड, और जो पावर और एंगल का कर्व होता है वो आपको पता है वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो कर्व है हमारे पास, तो अब इस कर्व में हम लोग क्या करते हैं, ये इसका पी मैक्स है इस कर्व का, जो हमारी बेसिक कर्व है जो अभी तक हमें थी, लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने मशीन की एक्साइटेशन को कम किया है। तो अगर पहले ये इस तरह से ये कर्व फॉलो करती थी, अब जो इसका कर्व होगा वो कम होता जाएगा, एक्साइटेशन कम जब हो जाएगी तो कर्व नीचे नीचे आता जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा कि हमारा जितना एक्टिव पावर रिक्वायर्ड है उस पॉइंट तक आप एक्साइटेशन को नीचे लाओगे तो मशीन जो है एक स्टेबिलिटी उस लिमिट पे आएगा। अगर आप इसके बाद भी इसकी एक्साइटेशन कम करोगे, इट विल नॉट गिव यू दिस पावर। सो मशीन जो है जितना आपको आउटपुट में चाहिए वो मशीन नहीं दे पाएगी।
जितना कि ये जनरेट कर रही है, तो जिसकी वजह से जो है कि स्टेबिलिटी हमारी लूज हो जाएगी उस केस में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में अब ये पूछा गया है हमसे कि ई क्या होगा, तो हमारा जो ई अर्लियर 1.9697 था और एंगल ऑफ 29.16, सो दिस विल चेंज। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बेसिकली जो हमारा ये एक्टिव पावर होगा 0.8 वो हमारा सेम ही रहेगा, और जो हमारा ये पी मैक्स है ये अर्लियर पी मैक्स था, अब हमारा पी मैक्स डिफरेंट पी मैक्स होगा, दिस विल बी द न्यू पी मैक्स, जो आपका यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये पॉइंट है, दिस विल बी न्यू पी मैक्स, दिस वन, दिस विल बी न्यू पी मैक्स। तो इस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो फिर ई होगा वो क्या होगा, तो दिस पी मैक्स न्यू विल बी व्हाट, दिस विल बी सेम 0.8 बिकॉज वी हैव टू कीप दिस फिक्स। तो अगर ये एक्साइटेशन कम होते होते इस पॉइंट तक आ जाएगी तो आपका पी मैक्स जो है वो तो 0.8 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज दैट क्रिटिकल पॉइंट। इसके बिलो आपकी जो है मशीन उतना पावर मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं दे पाएगी, वो 0.8 से कम ही देगी फिर। So this is that critical point, and corresponding to this critical point, we will be calculating this E new or E dash or whatever. तो P max new जो होगा आपका वो तो 0.8 आ गया हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमें गिवन कंडीशन दी है, और E new we will be calculating, so this will be E new, यहाँ पे भी ये E new ही है, and this multiplied by V जो कि इसकी इनफाइनाइट बस वोल्टेज है that is 1 और XT 1.2 है, बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम है, so this will be E new, so E new की वैल्यू आपकी 0.96 होगी, so 0.96 per unit, this will be 0.96 per unit। so ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि you have to keep the active power fixed at that particular bus, at that infinite bus, if the excitation is reduced, obviously you will reduce the excitation, your curve will go on reducing, so you have to find the critical excitation, that पॉइंट जो आपका क्रिटिकल एक्साइटेशन पॉइंट है, तो वो आपको ढूंढना है जो कॉरेस्पॉन्ड करता है टू ऑपरेशन एट स्टेबिलिटी लिमिट। सो यही आपका स्टेबिलिटी लिमिट होता है। इसके बाद अगर आपको जैसे रिक्वायर्ड आउटपुट जो आपको ज्यादा चाहिए, ये मशीन आपको इतना पावर दे रही, इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो वो इस मशीन की सपोज कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली धीरे धीरे जो है वो एक एक्सेलरेटिंग पावर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, पीएम माइनस पीई जो हमारा रिलेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, रोटर डिसेलरेट होता जाएगा और धीरे धीरे जो है इट विल लूज सिंक्रोनिज्म बिकॉज दैट मशीन वोंट बी एबल टू डिलीवर दैट अमाउंट ऑफ पावर। सो दिस इज द कंडीशन कि आपका पी मैक्स यानी कि आपका स्टेबिलिटी लिमिट क्या होता है। अब आप इसकी एक्साइटेशन कम कर रहे हो, सो यू विल रीच ओवर हियर, दिस इज व्हाट इट मींस, कीपिंग द एक्टिव पावर फिक्स्ड, एक्साइटेशन इज रिड्यूस्ड, you have at that particular critical point find the voltage, so we have calculated that new voltage। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, तो ये हमारे इस G जो इनर्शिया कांस्टेंट, ये H जो इनर्शिया कांस्टेंट है उस पे बेस्ड है। So 100 MVA 11 kV 3-phase 50 Hz 8-pole synchronous generator has an inertia constant H equal to 4 megajoule per MVA। ठीक है, H है हमारा 4 megajoule per MVA। Stored energy in the rotor of the generator at synchronous speed will be, so you have to find the stored energy in the rotor। ठीक है, H आपने पिछली बार पढ़ा था इनर्शिया कांस्टेंट होता है ये, दिस इज इनर्शिया कांस्टेंट, this inertia constant H is equal to kinetic energy at synchronous speed। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय मशीन की रेटिंग जो होगी आपकी, जिसको कि आप G से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये आपका H है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर ऑफ द जनरेटर एट सिंक्रोनस स्पीड विल बी। सो ये आपको ये चीज पूछ रहा है, आपको MVA रेटिंग इसकी गिवन है क्वेश्चन में, आपको H इनर्शिया कांस्टेंट इस क्वेश्चन में गिवन है 4 मेगाजूल पर MVA। सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड इट विल बी 400 मेगाजूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 500 megawatt 21 kV 3-phase 50 Hz 2-pole synchronous generator having a rated power factor of 0.9 has the moment of inertia of 27.5 into 10 to power 3 kilograms meters square. The inertia constant H will be, तो इसमें आपको inertia constant H पूछा गया है, आपको I दिया गया है, moment of inertia दिया है आपको, not inertia constant because this is in kgs meter square. Our inertia constant H is in megajoules per MVA. So this is moment of inertia I,
and it is equal to 27.5 into 10 to power 3 kg meter square. तो यहाँ पे जो आपको ये जो क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशंस है वो दी हुई है सारी. उसके बाद आपको synchronous generator having a rated power factor of 0 है, तो आपको इनर्शिया कांस्टेंट H जो है वो कैलकुलेट करना है. तो इनर्शिया कांस्टेंट H की मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताई जो हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है. आपको काइनेटिक एनर्जी सिंक्रोनस स्पीड पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है देखो 3 फेज मशीन रेटिंग आपको मिल जाएगी, यानी कि MVA रेटिंग जो आपको होती है वो लिखनी होती है. तो MVA आपको मेगावाट में क्वेश्चन है और आपको पावर फैक्टर दिया है, सो यू कैन गेट फ्रॉम दिस 500 and 0.9 you can get MVA. Once you will calculate this, you will get MVA रेटिंग इसकी, और फिर आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी एट दिस स्पीड. H आपको कैलकुलेट हो जाएगा इससे. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी सिंक्रोनस स्पीड पे वो किसके बराबर है, 1/2 of I omega s square. I is this moment of inertia which is 27.5 into 10 to power 3. तो ये आपका I है. ओमेगा s आपका क्या है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है इस तरह से, लेकिन आपको ns जो होता है जो आपको स्पीड होती है दैट इज 120 f/p, बट दैट इज ns. But here we have this omega s, so we will have to change this omega s. ये जो आपको ns की जो वैल्यू मिलेगी 120 f/p, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2π/60 से, ताकि आपको रेडियंस पर सेकेंड में स्पीड मिलेगी. बिकॉज आपको 120 f/p जो बेसिक फॉर्मूला होती है सिंक्रोनस स्पीड की वो आरपीएम में होती है, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट. अब आपको जब ये 120 f/p कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग 2π/60 से मल्टीप्लाई करोगे. कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल. कभी हम मतलब गलती से 120 f/p डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट वो 120 f/p हमें आरपीएम में स्पीड होती है, तो यहाँ पे हमें ये जो चाहिए दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड. So this is now 120 f/p multiplied by this. तो यहाँ से आपको क्या ओमेगा इसकी स्पीड आ जाएगी 314.16 रेडियंस पर सेकेंड. तो ये ओमेगा एस जो है यहाँ पर हम डालेंगे, आई की वैल्यू भी डालेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. यू विल गेट दिस काइनेटिक एनर्जी एट सिंक्रोनस स्पीड. सो वंस दिस काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड, सो दिस इज समवट 1357.076 मेगा जूल्स. और MVA रेटिंग क्या है आपकी, सीधा मेगावाट 500 मेगावाट डिवाइडेड बाय 0.9. सो दैट विल गिव यू this much of MVA रेटिंग इसकी है 555.56. ठीक है, वैल्यूज आप देख लीजिएगा. H जो है वो काइनेटिक एनर्जी एट अब सिंक्रोनस स्पीड पे आपको निकली है, वो है आपका 1357.076 divided by MVA rating which is 555.56. so this will be megajoules per MVA, this 2.44 megajoule per MVA. तो आपका जो H है उसके यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मेगाजूल पर MVA होता है. ठीक है, इसी तरह से M के यूनिट्स भी आप याद रखोगे. तो और ये सब चीजें जो है किस मतलब जब भी न्यूमेरिकल होगा तो ये देख लेना कि यूनिट्स प्रॉपरली क्या है, किस में कौन सी चीज दी हुई है. ठीक है, तो ये आ गया आपका ये क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, this is a 3-phase 2-pole 50 hertz synchronous generator, has a rating of 250 MVA, 0.8 power factor lagging. तो ये इसके बेसिक जो है कुछ चीजें दी हुई है. और काइनेटिक एनर्जी जो है मशीन की सिंक्रोनस स्पीड पे 1000 मेगाजूल्स है. द मशीन इज रनिंग स्टडीली एट सिंक्रोनस स्पीड एंड डिलीवरिंग 60 मेगावाट्स. तो इसका ये मतलब है कि मशीन अगर स्टडीली रन करी और सिंक्रोनस स्पीड पे और डिलीवर करी है 60 मेगावाट ऑफ पावर एट अ पावर एंगल ऑफ 10 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. दैट मीन्स 60 मेगावाट जो यहाँ पे ये पावर डिलीवर कर रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड, मशीन इज स्टेबल, इट इज रनिंग steadily and at this synchronous speed it has this much of power which is 60 megawatts. 60 megawatt deliver कर रही है ये, तो that means कि ये इसका PE होगा और PM भी जो होगा इसका सेम होगा, and that will also be this 60. So we will have this PE and PM equal to each other and we will have PA equal to 0 because we know PA is nothing but PM minus PE in case of this synchronous machine. So in case of the synchronous generator, so this PM minus PE will give you net, this PA will be 0, no accelerating power will be there, machine will be in its steadily वो काम करेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपके ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मतलब ये हुआ कि जब आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो ये बेसिकली इसके पावर्स है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एट अ पावर एंगल ऑफ 10 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. तो 10
ये 10 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज जो है आपको ये आपको डेल्टा दिया हुआ है। इफ द लोड इज सडनली रिमूव्ड, अब अगर आप लोड को सडनली रिमूव करते हो तो एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर 10 साइकिल्स, द वैल्यू ऑफ पावर एंगल आफ्टर 5 साइकिल्स इज। अब ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि एक मशीन एक स्टडीली काम कर रही है और उसका जो डेल्टा है, डेल्टा नॉट, वो समथिंग 10 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज है, ठीक है। तो अचानक से क्या हो जाता है कि उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। डिस्टरबेंस जब हो गई, इस तरह की डिस्टरबेंस है कि लोड हैज बीन रिमूव्ड। सो लोड हैज बीन, कितना भी लोड उस पे था वी डोंट नो दैट, बट लोड हैज बीन रिमूव्ड। अर्लियर जो इसका पीई था या जो इसका पीएम था वो बराबर था एक दूसरे के स्टेडी स्टेट कंडीशंस में, और वो 60 मेगावाट था। अब क्या हुआ है, अब इसमें जो पावर है, लोड जो है वो रिमूव कर दिया है, ठीक है, ऑल टुगेदर रिमूव कर दिया है। तो पीई जो होगा वो यहाँ पे जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। अब तो जब पीई हमारे पास 0 हो गया तो इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट पे हम लोगों को ये डेल्टा की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, we don't have to calculate delta, but we are asked if the load is suddenly removed, assuming the acceleration is constant for 10 cycles, the value of, okay, we know कि how much power is there, we know 60 megawatts power is there। 60 megawatt इसको जो है इसके इसको लोड कंडीशन है 60 मेगावाट की, क्योंकि इसका जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन है 60 मेगावाट ये दे रहा है, और 60 मेगावाट जो है इसका लोड रिक्वायरमेंट भी है। तो इफ नाउ दिस लोड इज रिमूव्ड, सडनली रिमूव्ड, assuming the acceleration is constant, इसकी acceleration जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी लोड रिमूव हो गया, आपका जो ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया पीएम माइनस पीई जो है, सो ये क्या हो जाएगा, अब ये दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0 नाउ, बिकॉज नाउ दिस पीई इज 0 and this PM is, it's same, it's 60, so this will be a non-zero value, this PA has a non-zero value। जब ये accelerating power इसका non-zero value होगा तो definitely जो आपका रोटर है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी इसका डेल्टा जो है, डेल्टा जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम, दैट इज गोइंग टू चेंज। सो व्हेन इट विल चेंज, तो डेल्टा की कुछ डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये रोटर अब एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि इसको एक्सेलरेटिंग पावर मिल रही है, बिकॉज इसका जो वैल्यू पीए का वैल्यू है दैट इज पीएम माइनस पीई, एंड पीई इज 0, सो इट इज गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका। और एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर 10 साइकिल्स तक, ये कॉन्स्टेंटली जो है इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो द वैल्यू ऑफ पावर एंगल आफ्टर 5 साइकिल्स इज हाउ मच इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो हमें क्या देखना है, पावर एंगल कितना होगा आफ्टर 5 साइकिल्स, 5 साइकिल्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी अगर 10 साइकिल तक इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो हम एज पर आवर स्विंग इक्वेशन वी हैव दिस m d स्क्वायर डेल्टा बाई dt स्क्वायर। तो फर्दर पीए जो मैंने आपको भी बताया पीएम माइनस पीई के बराबर होता है। तो अब हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास टोटल जैसे कितने साइकिल्स, कोई भी अगर आप ये ले लोगे, सपोज इस तरह से है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स है, तो ये हमारा आता है 1t, ठीक है, दिस इज अनदर t। तो जितने भी साइकिल्स होंगे, डोंट नो कितने साइकिल्स, तो जितने भी साइकिल्स होंगे, सपोज अगर n साइकिल्स होंगे किसी भी मशीन, किसी भी कहीं पर भी हम अगर इस तरह से देख रहे हैं, तो इफ यू हैव ऑसिलेशंस एंड इतने साइकिल्स होंगे, n साइकिल्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच दिस टाइम पीरियड, दिस विल गिव यू टोटल टाइम, जितने भी साइकिल्स इसमें होंगे, 10 साइकिल हो, 20 साइकिल हो, जितने भी हो, सो दिस विल बी द टोटल टाइम। अब ये बता रहा है कि अगर आपको 10 साइकिल्स तक, इसके जो 10 साइकिल है, हमें वहां तक बोला गया है कि वहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। 10 साइकिल्स तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन हमसे उससे पहले ही पूछा गया है कि 5 साइकिल्स पे ही आप बताओ उसका एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका डेल्टा कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। अब किस हद तक होगा और कहाँ पे नीचे आएगा, वो सब चीजें हमें नहीं है। वी जस्ट नो दैट लोड हैज बीन रिमूव्ड एंड देयर इज अ 60 मेगावाट लोड। PE was 60 earlier in the steady state condition. Now that 60 megawatt has been removed, PE will be 0 now. PM minus PE will be there, and that will there will be a positive value of PA. The positive value of PA हो गया, तो acceleration will be there. When there is acceleration with respect to the rotor, so the delta यानी कि जो torque angle इसका होगा, that will change, it will increase.
सो इट विल इंक्रीज एंड इसके जो साइकिल्स होंगे कुछ इस तरह से ऑसिलेशंस होंगी। तो 10 साइकिल्स तक इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें 5 साइकिल्स के बाद, जहां पे इसको 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन 5 साइकिल्स के बाद डेल्टा कहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कहाँ होगी। तो हो सकता है क्योंकि 60 मेगावाट लोड है तो एक एंगल जो होगा इसका फेयरली चेंज हो जाएगा, बट हमें उतना पूछा ही नहीं है कि किस हद तक वो चेंज हो गया, इसका जो है क्या ये स्टेबल हो गया या नहीं हो गया। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें जस्ट पूछा गया है 5 साइकिल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, कितना ये 5 साइकिल्स तक चेंज हुआ होगा। सो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। सो आफ्टर ऑल दीज कंडीशंस, तो हमारे पास जो है ये रिलेशन जो है हम निकाल सकते हैं एट टाइम एग्जैक्टली। जो हमें टाइम है वो किस टाइम पे हमें ये डेल्टा निकालना है, तो किस टाइम पे निकालना है। नंबर ऑफ साइकिल्स n जो होंगे वो 5 साइकिल्स हैं, और जो t है दैट इज नथिंग बट 1/f। सो 1/f इज फ्रीक्वेंसी इज f इज 50 हर्ट्ज। सो एट 0.1 सेकेंड वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला जो होती है, दिस फॉर्मूला s इज इक्वल टू समथिंग ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। तो उससे आपको क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो इसके बदले में हम डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। तो हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो s है हमारा यहाँ पे, ये क्या है, हम ये s जो है, ये जो चेंज हो रहा है, जो मोशन है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रोटर। सो दिस विल बी डेल्टा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज t is equal to, this is u into t. What is this u into t? This u into t is nothing but the displacement, और जो इसका initial होगा, u corresponds to initial plus 1/2 of a हमारा angular acceleration है alpha into time t। तो ये हमारी फॉर्मूला बनती है s is equal to ut plus 1/2 of at स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला हम इसमें क्या करते हैं, हमें डेल्टा एट दिस इंस्टेंट टी पे हमें पता चलेगा, यानी कि 5 साइकिल्स के बाद, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 साइकिल हम टाइम निकालेंगे। टाइम हमें निकल गया तो हम लोग एट दैट 0.1 सेकेंड डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे, नोइंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट and 1/2 of alpha t square। तो what is remaining there, that is this alpha। तो इस alpha को हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, but we have this swing equation, and from swing equation this is m which is the inertia constant, d square delta by dt square आपका थीटा ये होता है, सॉरी अल्फा होता है, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि डी डेल्टा बाई डी टी क्या है, आपकी स्पीड है, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो दिस m into alpha will be equal to pa, that is accelerating power। you will get alpha from this which is pa divided by m। अब ये जो pa है ये है accelerating power। ये क्या बोला गया है, assuming the acceleration is constant for 10 cycles, और हमें 10 साइकिल से पहले ही 5वें साइकिल पे पूछी गई है कंडीशंस जो भी है। तो ये एक्सेलरेशन पावर कांस्टेंट है, तो दैट मींस ये हमारे लिए कांस्टेंट ही होगा इस केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अब अल्फा को जो है यहाँ से फर्दर, पहले एक तो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस पीए है और एम है, तो एम को हम कैलकुलेट करेंगे और पीए को कैलकुलेट करेंगे। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको वहां से अल्फा मिलेगा। फाइनली जब आपको अल्फा यहाँ से मिलेगा, यू विल सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो हाउ we do this m which is again the inertia constant, the relationship between this m inertia constant and that h inertia constant has already been derived in the previous lectures। I have told you the difference between m and h। Now this m is the inertia constant which is equal to g into h divided by 180f। क्यों हम 180f कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में पूछा गया। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल रेडियंस दिया होता तो हम यहाँ पे पाई एफ लेते। ठीक है, सो दिस m is equal to g into h। what is gh? gh is nothing but the kinetic energy at synchronous speed, जो आपने यहाँ पे मैंने आपको ये रिलेशन बताई थी। this is g, this is h। So this g into h will be kinetic energy at synchronous speed। ठीक है, तो h is equal to kinetic energy divided by g, इस तरह से होता है ना। तो h into g will be kinetic energy। you are given kinetic energy in this question, तो हम kinetic energy का directly value substitute करेंगे, that is 1000 megajoules। तो this is 1000 megajoules divided by 180 into f is frequency 50। तो आपको यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट इज दिस pa? pa जो है आपको पता है, लोड, देयर इज नो pe राइट नाउ, सो व्हाटएवर यू हैव दैट एज pm। तो pm आपका 60 मेगावाट है, एंड डिलीवरिंग 60 मेगावाट।
तो ये 60 मेगावाट तो वो देगा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ से लोड को रिमूव किया है. इट विल डिलीवर दिस 60 megawatt if the load is suddenly removed, assuming the acceleration is constant. So this 60 megawatt will be your PA, क्योंकि PA आपका PM minus PE है. In this case, this will be equal to दिस विल बी, क्योंकि ये आपका स्टेडी स्टेट कंडीशंस पे PA 0 होता है, लेकिन जब स्टेडी स्टेट कंडीशंस हट गई, जब लोड कंडीशंस जो है चेंज हो गई, लोड रिमूव हो गया, तो आपका PS डायरेक्टली ये PM बन जाएगा, क्योंकि ये PE उस कंडीशन पे 0. ऐसा नहीं कहा गया है कि सम अमाउंट ऑफ लोड हैज बीन रिमूव्ड, ऑल टुगेदर जितना लोड है वो रिमूव किया गया है, ऐसा कहा गया इफ द लोड इज सडनली रिमूव्ड. So PA will be nothing but the 60. So you will be writing 60 divided by M. M is 1/9. So this will be alpha is 540 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर सेकेंड स्क्वायर. ये अल्फा के यूनिट्स है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में ही है ये सारा, और पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद जब हमें यहाँ से आप खुद भी कर सकते हो, जो आपको ये अल्फा कैलकुलेट हो गया, इस अल्फा को आप यहाँ वैल्यू डालोगे. सो यू विल बी हैविंग दिस डेल्टा. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही. मैम ऑडियो कनेक्ट कीजिए. आपको इससे पहले कोई आवाज नहीं आई मेरी? नहीं आपका. नो मैम. अच्छा अच्छा, हाँ है, मैंने देखा नहीं. चलो मैं आपको यही बता रही थी कि सेकेंड, मैं आपको ये बता रही थी कि जो एंगल है यहाँ पे डेल्टा जो आपको मिला आफ्टर 5 साइकिल्स, दैट इज 0. दैट वाज सॉरी 12 पॉइंट समथिंग, जब आप कैलकुलेट करते हो इसको.
जब आप इसके बाद फर्दर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये चीज डेल्टा टी जब आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा नॉट दैट इज 10 डिग्रीज प्लस 1/2 ऑफ अल्फा की वैल्यू देते हो 540 और टी स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर, तो आपको कुछ 12 पॉइंट समथिंग एंगल आता है। तो जो ये एंगल है ये आप देख रहे हो अर्लियर 10 डिग्रीज था, अब ये 12 पॉइंट समथिंग डिग्रीज है। तो जस्ट की लोड चेंज आप सडनली लोड चेंज कर रहे हो और उसके बाद आप देख रहे हो कि जस्ट आफ्टर 5 साइकिल्स और एज पर दिस कंडीशन आफ्टर 0.1 सेकेंड्स ये आप देख रहे हो कि एंगल जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो क्योंकि आप लोड ये जो कंडीशन है लोड कंडीशन आप देख रहे हो कि वो सडनली चेंज की गई है, सडनली जो लोड है उसको रिमूव किया गया है और जो एंगल है डेल्टा दैट इज चेंज्ड फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 12 पॉइंट समथिंग 79 और समथिंग डिग्रीज। तो इवन आफ्टर 0.1 सेकेंड, तो यू कैन सी कि आफ्टर 1 सेकेंड कितना ज्यादा चेंजेस में हो सकता है, क्योंकि ये जो है स्टेडी ये जो आपका ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का केस है, क्योंकि आपको जो है लोड चेंज जो है वो सडन है और एंगल भी इसमें काफी ज्यादा है। अगर आपका जो है कि लोड चेंज कम होता तो वो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आ जाता, यानी कि आपको जो डेल्टा है वो सिर्फ एक मतलब एक स्मॉलर वैल्यू से चेंज हो जाता। तो मे बी अगर आपका 10 है आपको 10.9 या 10.8 या 10.7 की या 11.1 ज्यादा से ज्यादा 11 तक इसका एंगल चेंज हो जाता। तो that means कि there is the small change with respect to this delta. लेकिन in this case as you can see that load has been removed suddenly, so this delta has changed from 10 degrees to 12 point something degrees। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पे है, इवन इससे सिंपलर है, वो मैं आपको दूंगी और आप वो ट्राई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये सारे जो है गेट आस्क्ड क्वेश्चंस थे, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लो। तो इसी के बेस पे ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा इक्वल एरिया क्राइटेरियन पे आ सकते हैं और इस पे आते हैं ज्यादातर। अब आपको जो आपको मैंने पिछली बार दिया था वो प्रोग्राम करने के लिए, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने किसी एक बंदे को फॉलो किया, किसी ने गलत किया, तो आप सब लोगों ने वही गलत किया। ठीक है, तो सिर्फ किसी एक दो स्टूडेंट्स ने उन्होंने ठीक किया है, वहां पे एक स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी। और स्टेटमेंट क्या लिखी थी आप लोगों ने, आपने लिखी थी कुछ मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, लेकिन ये लिखा हुआ था आपने कि जो आप बी यानी कि जो आप ससेप्टेंस ले रहे थे वो आप क्या ले रहे हो, जो आपको गिवन वैल्यू है b/2 आप उसको 2 मल्टीप्लाई करके b/2 लेते हो, इस तरह से लेते हो। जबकि ये डेलिबरेटली वहीं से b/2 दी थी, आपकी सिंपलर ये ना आप कोड आसानी से लिख सकते थे, आपको कोई चीज इसको जो ये नहीं करना था, मैनिपुलेट नहीं करना था, क्योंकि आपको b/2 दिया था। आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने आपको तब बताया था कि अगर जैसे ये एक बस है, इस बस के बीच में सपोज 3 बस सिस्टम मैं लूंगी, इजियर केस। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जब इसकी ससेप्टेंस होगी, मैंने आपको बोला ट्रांसमिशन लाइंस को हम पाई मॉडल से ये करते हैं, पाई मॉडल जो ट्रांसमिशन लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे पाई मॉडल से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से होगा ये, अगर ये एक ट्रांसमिशन लाइन ली, इसको आप इस तरह से मॉडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ये C अगर टोटल कैपेसिटेंस होती थी तो हम इसको C/2 लिखते थे, तो उल्टा क्या होता था, जैसे हम इसको B टोटल ससेप्टेंस है तो b/2 लिखेंगे, यहाँ पे भी b/2 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको गिवन ही था कि अगर एक पर्टिकुलर बस है y12, जैसे y12 के रेस्पेक्ट में आपको दी थी वैल्यू b की ससेप्टेंस की, तो आपको b/2 फॉर्म में ही लाइन डेटा जो दिया था वो b/2 ही दिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, यानी कि फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2 यू आर गिवन b/2 एंड व्हाट इज दिस b/2, ये आपको दिया था। क्योंकि जब आप y11 एलिमेंट लिखोगे, आप क्या क्या लिखोगे, ये ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू, ये ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू और इनकी जो ससेप्टेंस वैल्यू इनके साथ ऐड है, तो वो क्या आप लिखोगे, सिर्फ ये वाला और ये इस वाली ट्रांसमिशन लाइन का। अब इस ट्रांसमिशन लाइन का तो कुछ और ससेप्टेंस था, इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ और ससेप्टेंस है, आपने इसको ट्वाइस किया, जबकि ये ऐड ही नहीं हो सकता इसके साथ। हाँ, ये दो वैल्यू सेम होंगी, जो आपकी अगर ये जैसे 0.01 है तो ये भी 0.01 ही होंगी। ठीक है, लेकिन जो इस वाली जो ये बस है, जैसे ये इस बस के साथ कनेक्टेड है, ये इस बस के साथ कनेक्टेड है, अब जो ये वाली बस है ये इसका ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी ससेप्टेंस कुछ और हो सकती है 0.02। ठीक है, और इसकी भी सेम होगी लेकिन 0.02, क्योंकि ये तो सेम है ना, हम मॉडलिंग कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस को, इस तरह से। तो जो टोटल यहाँ पे होगी ससेप्टेंस दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2, दिस इज द वे हाउ वी मॉडल द ट्रांसमिशन लाइन।
तो ये दो वैल्यू सेम होंगी, ये दो वैल्यू सेम होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ये वैल्यू होगा यही वैल्यू होगा। जब आपने ट्वाइस किया, आपने क्या किया, आपको ये वैल्यू इसमें ऐड होगी और वो गलत वैल्यूज आ गई। अब वो ज्यादा एविडेंट नहीं थी क्योंकि वो पॉइंट्स में उतना चेंज मुझे नजर नहीं आया इनिशियली। तो बट आपने गलत किया, ये जब मैंने फिर प्रॉपरली देखा था, आपने ये गलत किया था। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स वो बी नहीं करना है, डायरेक्टली जो बी की वैल्यू है वही लेनी है, और वो जब लूप चलेगा वो खुद ही हर एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो b/2 है उसको ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अब जैसे आप y11 लिखोगे, एक डायगोनल एलिमेंट y11 लिखोगे, दैट विल बी दिस ट्रांसमिशन लाइन एडमिटेंस प्लस दिस ट्रांसमिशन लाइन एडमिटेंस प्लस दिस ससेप्टेंस प्लस दिस ससेप्टेंस, जो ऑलरेडी b/2 फॉर्म में क्वेश्चन में दी हुई थी, इसलिए आपको 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, तो उससे गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपको जैसे न्यूमेरिकल कल को आएगा एग्जाम में, आप गलत करोगे उस टाइम पे भी, आप ये सारी ससेप्टेंस ऐड करोगे, जबकि इस डायगोनल एलिमेंट y11 के लिए इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, या इस वाली ससेप्टेंस का कुछ नहीं है। आपको इस y11 के लिए ये एलिमेंट लेना है, इसकी ट्रांस एडमिटेंस लेनी है, इसकी एडमिटेंस लेनी है, इस ट्रांसमिशन लाइन की एडमिटेंस इसकी, और इन दो की। आप ये पता नहीं कहाँ से ले रहे हो वो वाला भी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख लो। तो ये न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी ये करती हूँ सेंड, और ये सारे क्वेश्चन, तो आप ये फिर से ट्राई करना, जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा वो आप बोलना। तो यहाँ पे शयान आपने किया था b/2 से? यस मैम। आपने भी मल्टीप्लाई किया था b को 2 से? मैम जो मैंने पहले भेजा था आपको HTML फाइल, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, मगर जब दूसरी बार मैंने भेजा उसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था। क्यों दूसरी बार क्यों किया? सबने किया गलत तो मैं भी गलत करूंगा। मैं पहली बार तो सही किया था, मगर दूसरी बार मुझे तो याद मैंने ही आपको नहीं बोला रहा। था HTML मत भेजो, PDF भेजो। आपने HTML के बदले PDF तो भेजा, लेकिन उधर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया, जबकि जो आपने पहले किया था वो सही किया था। शायद आपने और मे बी किसी और ने भी किया था सही, लेकिन मोस्टली मोशन को फॉलो किया था सबने, उसने मल्टीप्लाई 2 किया और आपने भी किया। उसको मैंने बोला हाँ ये ठीक है पहले, और आपने सब फॉलो किया भाई, उसका हो गया ओके, तो ठीक है आप सब भेजेंगे। आप गलत तो ये जो है इस चीज का ध्यान रखना कि ससेप्टेंस किसकी लेनी है। इतना पढ़ के भी आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं निकालना आएगा, ये बहुत इट्स वेरी बैड। ठीक है, इतना आपने यहाँ तक पहुंचे, आप न्यूटन रैप्सन मेथड की और बेसिक डायगोनल एलिमेंट ही नहीं पता है, इसका कैसे निकालोगे वाई बस का। तो चलो ठीक है, अभी मैं जो है क्वेश्चन आपको भेजती हूँ, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है।